गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद कुलगुरु में। तो चलिए आज जो है हम लोग का नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है इंडियन पॉलिटी में, है ना। और आज के टॉपिक का नाम है नागरिकता। तो जैसे आप लोगों ने पिछले जो है टॉपिक में हमने पढ़ा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, है ना, संघ राज्य क्षेत्रों को। तो संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नागरिकता के बारे में, है ना। तो अब जो है चलिए अपने विषय वस्तु की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में क्या दिए गए हैं। ठीक है, चलिए चलिए नागरिकता, है ना। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में लिखित है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, अब देखिए आखिर क्या जरूरत पड़ी जो है ना, कि भारत के संविधान में नागरिकता से जुड़े भी प्रावधान करने की। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना नागरिकता प्राप्त किए अपना देश में रह सकता है? क्या जरूरत है नागरिकता के लिए योग्यता बनाने की, है ना। ऐसे भी कोई रह सकता है यहाँ पे भारत में, लेकिन नागरिक होने का फायदा क्या है ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इनको जो है अगर भारत की नागरिकता नहीं मिलती है ना, तब जो है क्या होता है, और मिलती तब क्या होता है। जैसे भारत के संविधान में, है ना, लिखा गया आगे चल के कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, है ना। निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब हुआ क्या, निःशुल्क शिक्षा। अब जो है मान लीजिए ये ये हो गए भारत के नागरिक हैं, कोई जो है एक भारत में विदेशी व्यक्ति रह रहा है। ठीक है, तो ये जब नियम लगेगा, मान लीजिए यह व्यक्ति कहीं और का रहने वाला हो, विदेशी हो, और भारतीय संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो नागरिक होने का फायदा ये होगा, जैसे मान लीजिए ये भारत के नागरिक हैं, तो ये जो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया, ये इन्हीं के ऊपर लागू होगा। मतलब इसका जो है फायदा कौन उठा सकता है, वो भारत के नागरिक ही उठाएंगे, है ना। मतलब कि नागरिकता किसी को दे करके, है ना, ये अधिकार दे दिया जाता है कि भारत या कोई भी देश का नागरिकता दे करके ये अधिकार दे दिया जाता है कि आपका पूरे मतलब देश के ऊपर हक है और देश का भी आपके ऊपर हक है, और देश जो है जो भी नियम कानून बनाएगा वो आपके ऊपर लागू होगा, है ना। चाहे जो भी सुविधाएं देगा वो आपके ऊपर लागू होगा, यानी नागरिक को। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि अगर ये जो है नागरिकता का प्रावधान क्यों करना जो है जरूरी है ना। अब हम लोग जो है भारत संविधान में जो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है ना, इसमें हम जो है ऐसा नहीं है कि यही प्रावधान अभी भी चल रहा है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, और संविधान जो है ये संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी, सही तैयार नहीं मतलब कह सकते हैं लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो बस इसमें उतना ही की नागरिकता का प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 तक को 26 जनवरी 1950 तक के किन किन लोगों को जो है क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नागरिकता का प्रावधान है इन अनुच्छेदों में बस जो है उस समय के लोगों के लिए बना था, ना कि बाद के लोगों के लिए, है ना। क्लियर है, बाद के लोगों के लिए नहीं बना। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 5 से लेके 9 तक, है ना। अनुच्छेद 5 से 9 तक क्या है, इसमें प्रावधान ये दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 तक जो है किनको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 9 तक में दिया गया क्या कि 26 जनवरी 1950 तक जो है
किनको जो है क्या किया जाए, किसको भारत का नागरिक माना जाए, किसको भारत का नागरिक माना जाए। ठीक है, भारत का नागरिक माना जाए। अब बात ये हुई कि तब आज के डेट में नागरिकता को लेकर के तब फिर कैसे नियम बना होगा, आगे चलकर कैसे नागरिकता का प्रावधान बना होगा। तो इसी मैंने बताया ना, अनुच्छेद 5 से 9 तक में बस जिक्र किया गया कि किनको जो है भारत का नागरिक माना जाए, कब तक, तो 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, और इसी में अनुच्छेद 10 और 11, ठीक है, अनुच्छेद 10 और 11 इन दोनों में क्या किया गया कि इसमें लिख दिया गया कि संसद जब चाहे, है ना, अपने अनुसार या अपने सुविधा अनुसार, अपने देश के प्रशासन के सुविधा के अनुसार जब चाहे नागरिकता संबंधी प्रावधान बना सकता है ना। चलिए, अब जो है हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि पहले जो है नागरिक भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान पढ़ने से पहले, है ना, ये तो हम बताएंगे ही आगे चल के, इसके पहले हम लोग जो है देखेंगे कि किसी भी देश में, चाहे सिर्फ भारत ही नहीं, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन, कहीं भी जो है, किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ कि एक बार में ऐसा तो है नहीं कि हमारा देश है जैसे भारत है तो यहाँ पे सिर्फ जो है भारत के, यहाँ पे सिर्फ जो है भारतीय ही रहते होंगे, बहुत सारे विदेशी भी आके रहते होंगे, है ना, विदेशी भी रहते होंगे, हमारे देश में भी बहुत सारे विदेशी आके रहते हैं, हम भी जाकर के विदेशों में रहते हैं। तो किसी भी देश में कितने प्रकार के नागरिक होते हैं, कितने तरह के लोग रहते हैं, एक तो फिक्स ही है कि अपने देश का होगा जो वो नागरिक होगा, ठीक है, और एक जो है जो दूसरे देश से आया हो, ऐसे ऐसे जो है कई सारे इनके प्रकार हैं। तो पहले ये सब कुछ बेसिक है, इसको पढ़ते हुए जो है हम लोग, तब हम लोग चलेंगे भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों पे। ठीक है, ये बस नागरिकता का छोटा सा परिचय था, प्रावधान अभी थोड़ा देर बाद पढ़ाएंगे। अभी हम बस पढ़ाने वाले हैं कि किस देश में जो है, किसी भी देश में कितने प्रकार के नागरिक जो है, चाहे कितने प्रकार के लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जो है ये सारे प्रावधान आगे चल के हम पढ़ाएंगे। तो ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि नागरिकता का क्या फायदा है कि जो भी भारत में सुविधाएं दी जाएंगी वो सिर्फ अपने नागरिकों को ऐसे मिलेगी। अगर आपको भारत की नागरिकता नहीं मिला हुआ है, मतलब आप भारत की सारी सुविधाओं से, भारत के मौलिक अधिकार से सबसे वंचित रहेंगे, है ना। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं कि किसी भी देश में, है ना, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों को उनके कानूनी दर्जे के आधार पर विभाजन किया गया है। ठीक है, तो मैं बताया कि किसी भी देश में जो है, कोई भी देश हो, भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, इससे ज़्यादा जो है वर्ग जो है नहीं होता है। हो सकता है आगे हो जाए, कोई एक जो हो राजनीतिक चिंतन करने वाले वो सब बना दें वो लोग, लेकिन इससे ज़्यादा अभी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी देश में कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो उस देश के स्वयं नागरिक होंगे, है ना, रहने वाले को जो बता रहे हैं, एक तो स्वयं उसी देश के नागरिक हो गए, एक जो है दूसरा हो गया कि अन्य देशीय व्यक्ति, है ना, एलियंस, इन्हीं को जो है क्या बोला जाता है, विदेशी, है ना, फॉरेनर, इन्हीं को जो है विदेशी कहा जाता है, फॉरेनर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा कैटेगरी होता है राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन, यानी राज्य से अलग, मतलब कोई उनका राज्य होता ही नहीं है, तो वो दूसरे देशों में जाकर के बसे रहते हैं। चौथा होते हैं शरणार्थी, है ना, जिनको जो है कहीं से आए हैं और अपने देश में शरण दिया गया है। ठीक है, इन चारों कैटेगरियों को हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे से पढ़ लेते हैं अगर, तो बार बार देखे होंगे ना आप लोग, न्यूज़ आता रहता है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो है भारत में आ गए, तो उनकी नागरिकता को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हुई। अभी हाल ही में देखे थे आप लोग जो है CAA जो है पारित किया गया है ना, तो उसमें क्या थे, सब शरणार्थी ही थे जिनको भारत की नागरिकता दी गई है। तो ये सब कैटेगरी को पहले जान लेंगे, तभी जो है ना आपका जो है करंट अफेयर का अगर मुद्दा आता है कोई जैसे, तो उसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम नागरिकता के प्रावधान पढ़ाने लगेंगे तो वो सही नहीं है। तो पहले हम लोग ये सब बेस को जान लें कि किसी भी देश में जो है कितने तरह के लोग रहते हैं, इसको जानते हुए जो है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक नागरिक तो आप लोग बताने की जरूरत नहीं है, नागरिक का तो मतलब शुरू में ही मैं बता दिया कि नागरिकता का क्या मतलब होता है ना, कि अगर जो है जिस देश का वो व्यक्ति नागरिक है तो संविधान के प्रति अपना आस्था रखता है और संविधान उसके प्रति
संविधान जो भी राइट बनाएगा वो सब इस नागरिक के ऊपर लागू होगा, लेकिन बाकी इन तीनों पे लागू नहीं होगा, है ना। तो आप लोग नागरिक को लेकर के मैं नहीं बताऊंगा, नागरिक को लेकर के जानते ही हैं, और पूरा क्लास ही जो है हम लोग का नागरिकता को लेकर के ही होने वाला है, तो इसका मतलब आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। हम लोग जो है शुरू करें कि अन्य देशीय व्यक्ति, है ना, फॉरेनर, विदेशी, ये जो है कितने तरह के होते हैं हमारे देश में, है ना। कितने तरह, क्या मतलब यहाँ बताने का मतलब ये हुआ कि विदेशी लोग होते हैं, तो बहुत से जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई नेपाल से आकर हमारे देश में रह रहा हो, चाहे अमेरिका से कोई आकर हमारे देश में रह रहा हो, तो जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, वहाँ से भी कुछ लोग आकर के हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो उनसे जो है हमारा संबंध खराब है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अन्य देशीय व्यक्ति को लेकर के हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ाएंगे पर्सन, स्टेटलेस पर्सन, और उसके बाद रिफ्यूजी। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। अन्य देशीय व्यक्ति, है ना, किसे कहेंगे, तो वे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हो और हमारे देश में आकर के रह रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे अन्य देशीय व्यक्ति, या विदेशी कह सकते हैं तकनीकी तौर पर ऐसे। अब इनको क्या होता होगा कि जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत के जो नागरिक होंगे ना, जो भारत के नागरिक होंगे, तो जो प्रावधान जो है भारत के नागरिक को मिलेगा वो विदेशी को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान है, कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को यानी अन्य व्यक्तियों को भी दिया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, तो भारत के नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत क्या मिला हुआ है, तो जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो अनुच्छेद 21 है ना, ये जो जीवन जीने का अधिकार है ना, ये भारत को तो मिला ही मिला है ना। अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है, यह भारत को भी मिला हुआ है, और साथ ही साथ विदेशियों को भी मिला हुआ है, विदेशी को भी मिला हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं ना, ये जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जीवन जीने का अधिकार अपने ही देश के नागरिकों को है, अगर कोई विदेशी रह रहा है तो भी हमारे देश में जीवन अपना जी सकता है, मतलब जीवन जीने का अधिकार इनको भी मिला हुआ है स्पष्टता, ठीक है। लेकिन हम यही देखते हैं, तो अनुच्छेद 19 में, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। अब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये है सिर्फ भारत के नागरिकों को है, न कि जो है विदेशियों को, है ना। ये चीजें हम समझ रहे हैं आप लोग। दूसरी चीज कि अब मैं यहाँ पे कैटेगरी बांटा कि जो अन्य देशीय व्यक्ति होते हैं ना, एक तो वो होते हैं जिनसे हमारा संबंध अच्छा है, मधुर व्यवहार है उनके साथ, एक वो हो गए, और एक ये होते हैं जिनसे हमारा दुश्मनी चलता है, जो हमारे दुश्मन है, जैसे चाइना है, अभी पाकिस्तान है, हमेशा बदमाशी करते रहता है ना। तो उन देशों के लोग अगर हमारे यहाँ आएंगे तो उनको जो है क्या किया जाएगा, इन सब सारे प्रावधानों से मुक्त रखा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि शत्रु अन्य देशीय और मित्र अन्य देशीय, इन दोनों को जो है हमारे देश में अगर जो प्रावधान किया गया होगा, तो एक तो देखिए पहला नंबर, तो ये दोनों जो है अन्य देश के रहने वाले लोग हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों जो है क्या है, विदेशी हैं, अपने देश के हैं नहीं। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में इनको राइट नहीं मिला हुआ है और इनको राइट मिला हुआ है ना, समझिएगा। है तो दोनों विदेशी ही, फिर भी जो है कुछ कंडीशन में इनको राइट नहीं मिला है, इनको अधिकार नहीं मिला हुआ है हमारे देश में, और इनको जो है मिला हुआ है। तो शत्रु अन्य देशीय कौन हो गए, जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो या कोई ना कोई विवाद चल रहा हो, वो क्या कहलाएंगे, शत्रु अन्य देशीय, ठीक है। तो अब देखिए कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो इनको जो है, जो दुश्मन देश के लोगों को नहीं है मिला हुआ है, और मित्र देश के लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए उनको देखते हैं। जैसे दिया हुआ है आपके संविधान में अनुच्छेद 22, है ना, इसके अंतर्गत दिया गया है गिरफ्तारी में संरक्षण,
गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण, ये जो है आप लोग को जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे ना तो उसमें जो है हम पढ़ाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो भी कानून नियम कानून होता है वो सिर्फ अपने नागरिकों के लिए होता है, लेकिन अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार देता है, यह जो है अपने देश के भी लोगों को मिलेगा और जो विदेशी हमारे यहाँ आएंगे उनको भी मिलेगा। फिर हमने बताया कि अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब जो है चाहे और भी बहुत सारे हैं, अपने देश के नागरिकों को मिलेंगे, अन्य देश के नागरिकों को नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर जो है अनुच्छेद 22 को हम लोग देखते हैं, गिरफ्तारी में संरक्षण है ना, ये पढ़ाऊंगा मैं फंडामेंटल राइट जब पढ़ाऊंगा, तो ये जो है गिरफ्तारी में संरक्षण जो है, ये इसका भी फायदा जो है मित्र देशियों को मिला हुआ है ना। जो हमारे मित्र अन्य देशीय व्यक्ति हैं, जो मित्र हमारे हैं, उनको जो है अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी में संरक्षण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जिनसे जिस देश से हमारा संबंध अच्छा है, जैसे इजराइल है ना, तब वहाँ का कोई व्यक्ति आया हमारे यहाँ, तो उसको जो है गिरफ्तारी में संरक्षण या मतलब सुरक्षा या गिरफ्तारी में बचाव किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ जाए, ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति जो है इजराइल से आ जाए, मैंने बताया ना कि इजराइल से हमारा संबंध अच्छा है, तो इसको जो है क्या किया जाएगा कि गिरफ्तारी में संरक्षण में जो है गिरफ्तारी में क्या किया जाएगा, संरक्षण दिया जाए। अब कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान से आ जाए और इनके ऊपर कोई शक हो जाए, तो इनको गिरफ्तारी में क्या किया जाएगा, संरक्षण नहीं दिया जाएगा, जबकि इनको दिया जाएगा, है ना। तो समझ गए होंगे कि आखिर दो कैटेगरी में बांटकर पढ़ाने का क्या मतलब है। यहाँ पे चाहता तो मैं सिर्फ एक यही बता देता कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार जो है अपने देश को तो मिला हुआ है, विदेशियों को भी मिला हुआ है, लेकिन विदेशियों में भी जो मित्र देश के हैं उनको कुछ अनुच्छेद के तहत वरीयता मिला हुआ है ना, कुछ राइट मिले हुए हैं, जबकि दुश्मन देशों को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे आशा है। और जो है अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे जो है बताता हूँ। चलिए राज्य विहीन व्यक्ति को देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं राज्य विहीन व्यक्ति, है ना। तो हम किसी भी देश में, चाहे हमारा, हम तो सिर्फ अभी जो है हम अपने देश की बात ही करेंगे, जो है कि हमारे ही देश में अगर मान लीजिए कोई राज्य विहीन व्यक्ति की चर्चा अगर की जाए, तो एक तरह से एग्जाम्पल हम लोग लेते हुए पढ़े, तो अपने देश में देखिएगा आप लोग कि बहुत से यहाँ पे है ना, बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश, और बांग्लादेश का सीमा जो है इधर असम के राज्यों से सटा हुआ है। तो होता क्या है कि बहुत से ऐसे नागरिक हैं, बहुत से ऐसे रहने वाले लोग हैं जो बॉर्डर पे ये ना ही जो है बांग्लादेश अपना यहाँ का नागरिकता देता है, कहता है कि हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, और इधर भाग करके आते हैं कहाँ पे, भारत में, यानी असम में। तो भारत कहता है कि नहीं नहीं हमारे देश का नागरिक नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो यह व्यक्ति ना ही बांग्लादेश का नागरिक रह जाता है और ना ही हमारे देश का नागरिक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, किया राज्य विहीन व्यक्ति है ना। तो अभी हाल ही में देखे हैं आप लोग, सीएए पारित किया गया, ऐसे ही राज्य विहीन व्यक्तियों को जो है नागरिकता देने के लिए, लेकिन उसके कुछ शर्तें हैं, आप लोग को बताया जाएगा आगे, इसी में हम पढ़ाएंगे नागरिकता का, जब लास्ट पढ़ा कर रहे होंगे तो बताएंगे सीएए को लेकर के। तो यहाँ पे समझिए, जैसे रोहिंग्या शरण है ना, न्यूज़ आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें बार बार एक न्यूज़ आ रहा था पहले जो है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में आ गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में आ गए हैं, ऐसा कुछ जो है आप लोग पढ़े होंगे न्यूज़ में जो है। तो ऐसे ही जो है आते रहते हैं। इन व्यक्तियों को क्या बोला जाएगा, ये जो है राज्य विहीन व्यक्ति हैं। ठीक है, अब जो है यहीं पे हम देख लेते हैं शरणार्थी, है ना, शरणार्थी, शरणार्थी जिन्हें रिफ्यूजी कहते हैं, जिन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग शरणार्थी को। शरणार्थी उन्हें कहेंगे जिन्हें उस देश में, है ना, नस्ल, धर्म, या कह सकते हैं एक भाषा, एक तरीके से कि राजनीतिक विचारधारा, है ना, विचारधारा, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर इनका शोषण होता है तो ये क्या करते हैं
कि दूसरे देशों में जाकर के क्या करते हैं, शरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समूह रहा हो, कोई समूह हो कई लोगों का, और इनकी एक अपनी राजनीतिक विचारधारा हो, एक अपना एक मांग कर रहे हो कुछ भी जो है, और इनको वो राज्य जो उनको जो है वहाँ पे राइट नहीं मिल रहा हो और उनके ऊपर कोई कब्जा जमाने की कोशिश बार बार कर रहा हो, तो ये डर के या जो भी कोई कारण रहा हो, डर के दूसरे देश में शरण ले लेते हैं, उन्हें कहा जाता है शरणार्थी, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल देंगे किनका, तो चीन, है ना। चीन में एक जगह है, तिब्बत का नाम सुने होंगे आप लोग। चीन में जगह है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तिब्बत अलग से देश का मांग किया करता है बार बार, लेकिन तिब्बत अभी देश बन नहीं पाया है। चीन का ही वर्चस्व तिब्बत पे है, ठीक है। और तिब्बत जो है, तिब्बत अलग जो है स्वतंत्र देश की मांग करता है, और ये मांग जो है पूरा नहीं हो पाया। चीन हमेशा इनको अपने कब्जे में लिया रहता है। हुआ क्या कि जो तिब्बत की मांग करते हैं अलग से, वो सब क्या हुआ कि जब इनके ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर जब दबाव बनाया जाने लगा, इनका जब शोषण होने लगा, तो उस हुआ क्या कि ये जो है 1959 में, है ना, दलाई लामा का नाम सुने होंगे आप लोग। दलाई लामा ये जो है अपने समर्थकों को लेकर कहाँ चले आए, भारत चले आए, भारत चले आए। तो जब भारत आए 1959 में, उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया, दलाई लामा ने क्या किया, एक तरह से शरण मांगा अपने देश में। और हमारा भारत शुरू से एक ही कॉन्सेप्ट पर चलता है, अतिथि देवो भव, और भारत ने क्या किया, शरण दिया। यही कारण है कि चीन हमेशा जो है क्या करता है, भारत से चिढ़ा रहता है। क्यों, क्योंकि चीन जो है चाहता नहीं था कि तिब्बत के लोगों को वहाँ पे शरण मिले, और भारत जो है शरण दे दिया। इसलिए चीन हमेशा जो है भारत से अपना व्यवहार खराब किया जाता है, ठीक है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुआ है। और मैं तो साफ जानता हूं कि चाणक्य कहे हुए हैं, है ना, कि चाणक्य कहे हैं कि पड़ोसी मुल्क कभी मित्र नहीं होता है, और विदेश नीति में इस चीज को शामिल नहीं करना चाहिए था जो है, ठीक है। ऐसे तो और भी देशों के लोग शरण मांगने आए जाएंगे, तो किनको किनको शरण दिया जाएगा और किन किन साथ जो है विवाद मोला जाएगा, है ना। ऐसे हमारे विदेश नीति क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बेसिक आप लोग जान गए कि किसी भी देश में कितने तरह के नागरिक होने चाहिए। अब जो है हम लोग जानने वाले हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि भारत में जो नागरिकता का स्वरूप है, कैसा रूप रंग है ना, किस तरह की नागरिकता भारत में दी जाती है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अन्य देशों की नागरिकता के कैसा स्वरूप है, फिर हमारे देश की नागरिकता का कैसा स्वरूप है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अन्य देश जो है क्या करता है कि प्रावधान दे रखा है कि उस देश के तो नागरिक रहेंगे ही रहेंगे, अन्य देश के भी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। सिर्फ जो है अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का है, अगर विदेशों में विदेश जाकर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अमेरिका चाहे पाकिस्तान चाहे ऑस्ट्रेलिया कहीं का भी नागरिक अगर बन जाता है, तो भारत से उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है ना। तो ये एक ऐसे ही एग्जाम्पल था। हम जो है इस चीज़ को अच्छे से देखने वाले हैं, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं अन्य देशों की नागरिकता को लेकर के। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय नागरिकता का रूप रंग, है ना, स्वरूप कैसा है। चलिए देखते हैं। ले एकल नागरिकता, है ना, स्वरूप देखा जाए तो एक है एकल नागरिकता, दूसरा सिर्फ एक ही देश की नागरिकता, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्वरूपों को बांट करके। एकल नागरिकता हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है ना, कि कोई भी व्यक्ति एक बार में, है ना, ये कोई भी व्यक्ति जो है क्या होगा, एकल नागरिकता मतलब ये हुआ कि यह व्यक्ति जो है सिर्फ देश का नागरिक कहलाएगा, देश का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। यह व्यक्ति जो है सिर्फ देश का नागरिक कहलाएगा, न कि उस देश के राज्य या प्रांत का नागरिक कहलाएगा, है ना, समझ रहे ना। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो है देश का नागरिक कहलाएगा, राज्य या प्रांत का नागरिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। राज्य या प्रांत का नागरिक नहीं कहलाएगा। जैसे अब देखे होंगे आप लोग, राज्य या प्रांत के जो राज्य या किसी प्रांत में रह रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, निवासी कहा जाता है, न कि
नागरिक। तो ये कह सकते हैं कि भारत देश के फलाने प्रांत में निवास करते हैं, है ना। और निवास करने में और नागरिकता में दोनों में अंतर है। तो एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि वह जो है कोई भी व्यक्ति जो है देश का नागरिक होगा, न कि जो है राज्य या प्रांत विशेष का होगा, ठीक है। लेकिन यही हम लोग देखेंगे अगर संघात्मक देशों में देखा जाए, है ना, संघात्मक देशों में याद है मैं बताया था फेडरल संघ राज्य क्षेत्र में, याद है। तो फेडरल जो है इसमें क्या था, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है देश का तो नागरिक होगा ही होगा, साथ ही साथ उस देश के जो प्रांत हैं, है ना, जो राज्य हैं, इसका भी नागरिक होगा। क्लियर है। देश और प्रांत दोनों का जो है क्या होगा, वह नागरिक होगा। और मैं उसमें बतलाया हूं आप लोग को, जब फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें बतलाया था कि केंद्र को भी वरीयता है और राज्य को भी वरीयता है, मिला हुआ है। हमारे देश में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश का नागरिक हो सकता है, लेकिन ये राज्य या प्रांत का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है। और एकात्मक व्यवस्था में यह है कि राज्यों का प्रांतों का कोई अस्तित्व नहीं है, जो है सो देश है। देश जब चाहे तो नए राज्य बना सकता है, देश जब चाहे तो नए राज्य को समाप्त कर सकता है। जबकि संघात्मक देशों में क्या है कि यहाँ पे व्यवस्था यह है कि देश का भी ये नागरिक कहलाएंगे और प्रांत के भी। तो संघात्मक में मैं पहले भी बता चुका हूँ, केंद्र को भी वरीयता मिला है और राज्य प्रांत को भी मिला हुआ है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही देश की नागरिकता कहने का क्या मतलब है। ये तो आप लोग समझ गए, एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि हम जो है सिर्फ देश के नागरिक हैं। अगर हम विदेश में जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, है ना। हम क्या कहेंगे कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, है ना। ये नहीं बताएंगे हम कि हम बिहारी हैं। हाँ, उत्तर ये जो है भारत के, कह सकते हैं कि भारत के बिहार प्रांत के निवासी हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि आप नागरिक कहाँ के रहने वाले हैं, तो भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। न कि बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ये सब नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही देश की नागरिकता का क्या मतलब है। हमारे यहाँ इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे जो है आगे आपके चलेंगे, जब हम अनुच्छेद 5 से लेके जो भी 11 तक पढ़ने वाले हैं, इसी स्वरूप, इसी रूपरेखा को हम लोग देखने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चल के भारत के नागरिकता के प्रावधान है। अब यहाँ पे बात आ गई कि सिर्फ एक ही देश की नागरिकता। तो सिर्फ एक ही देश की नागरिकता कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए हमारे देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो चाहे यह व्यक्ति के साथ ही साथ हम अमेरिका के भी नागरिक बन जाएं, तो हमारे यहाँ जो है यह व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ यह व्यवस्था नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में, ठीक है, कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो है, अगर यह व्यक्ति भारत का नागरिक है तो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं कर सकता। अब जो है अगर मान लीजिए ये व्यक्ति की इच्छा हुई कि हम जो है अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ले, जैसे ही यह व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करेंगे, भारत से इनकी नागरिकता क्या होगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये भी प्रावधान हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ एक ही देश की नागरिकता मतलब ये हुआ कि हम अपने देश के नागरिकों को इतना ही अधिकार दिए हैं कि अगर वो हमारे देश का नागरिक है तो उस वक्त जो है अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो हमारे देश की नागरिकता से वो क्या होगा, स्वतः वंचित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसा ही स्वरूप है हमारे देश में भारतीय नागरिकता को लेकर के। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये सारा चीज क्लियर हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारे बेसिक पढ़ा दिए। अब हम लोग का क्या होगा, अब नागरिकता शुरू हो जाएगा संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। तो अब हम लोग नागरिकता के मेन प्रावधान पे आने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं जो है आगे। चलिए अब हम लोग का मेन टॉपिक जो है शुरू हो गया, नागरिकता, ठीक है। भारतीय में जो है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के जो है ना 11 तक में दिया गया है, ठीक है। तो मैं आप लोग को पहले भी बताया कि ये जो भी प्रावधान किए गए थे उस समय संविधान में, है ना, जो भी प्रावधान किए गए थे संविधान में, ये किस चीज को लेकर के, नागरिकता को लेकर के,
ठीक है। यह जो है, यह नागरिकता को लेकर प्रावधान जो किया गया है, यह प्रावधान जो है उस समय जो है 26 जनवरी 1950 तक, है ना, 26 जनवरी 1950 तक, मतलब इस समय जो है, इस समय किनको नागरिक माना जाए, 26 जनवरी 1950 को किनको भारत का नागरिक माना जाए, इन्हीं के लिए जो है यह प्रावधान किया गया है ना। 26 जनवरी 1950 तक में क्या किया गया कि किनको जो है ना, चाहे किसको भारत का नागरिक माना जाए, भारत का नागरिक माना जाए, इसी को लेकर के क्या किया गया, नागरिकता को लेकर के प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए भारत के संविधान में सिर्फ उसी समय तक के लिए किया गया प्रावधान, तो आगे क्या होगा, आखिर आगे कैसे तय होगा कि हाँ जो है भारत का नागरिक कौन होगा, आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो किस आधार पे लोगों को जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी, है ना। तो किया क्या गया है इसमें, है ना, अनुच्छेद 5 से लेकर के 9 तक, मैंने बताया था अभी भी कि अनुच्छेद 5 से 9 तक में क्या किया गया है कि मात्र दिया गया है इसमें क्या कि कौन जो है 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक होगा। यहाँ पर समझिएगा कि अनुच्छेद 5 से 9 तक में ये दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 5 और से 9 तक में जो नियम कानून दिए गए हैं वो आज भी लागू होते हैं, ये बस उस समय के नागरिकों को मानने के लिए क्या किया गया था, इसमें राइट दिया गया था। अब बात आती है कि आखिर आगे क्या तब होगा, तो अनुच्छेद आर्टिकल जो है 10 से लेके, है ना, 10-11, अनुच्छेद 10 और 11 में क्या किया गया, तो संसद को, है ना, संसद को शक्ति दी गई है क्या, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान बना सकता है। संसद को क्या शक्ति दिया गया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान बना सकता है, क्लियर है। एक तरफ तो ये भी तय कर दिया गया कि 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन होगा, ये भी दे दिया गया अनुच्छेद 5 से 9 तक, और आगे इसी कानून को बढ़ाने के लिए इसी में जो है अनुच्छेद 10 और 11 में क्या लिख दिया गया कि संसद को यह राइट है, संसद को यह शक्ति मिला हुआ है ना, संसद को यह शक्ति मिला हुआ है कि यह खुद जो है क्या करे, नागरिकता संबंधी प्रावधान बना दे। इसलिए देखते होंगे आप लोग कि आगे जो है जरूरत के हिसाब से सरकार नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाते रहती है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक एक अनुच्छेद को पहले समझेंगे, है ना, उसके बाद इस शक्ति के प्रयोग करते हुए कैसे संसद ने जो है नागरिकता संबंधी नियम बनाए आएंगे वो सब भी पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि 5 से 9 तक के अनुच्छेद जो है हो सकता है 26 जनवरी 1950 तक के नागरिकों के लिए हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ लेंगे हम लोग तो उस समय की स्थितियों को जो है जान सकेंगे कि क्या क्या सोच करके कैसे कैसे नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है अनुच्छेद 5 आज आप लोग का शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5, है ना। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय, ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय, तो संविधान लागू होने का समय क्या है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान, उपबंध, नियम, कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, है ना, अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संविधान लागू होने के समय अगर भारत में रह रहा है ना, भारत में रह रहा है, तो उनको जो है नागरिक माना जाएगा, लेकिन 3 शर्तों को अगर ये पूरा करते हो। इसके लिए क्या किया गया, 3 ठो शर्त दिए गए। इन शर्तों के आधार पर क्या किया जाएगा कि इनको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इन 3 शर्तों में जो है क्या था कि कोई एक शर्त, है ना, कोई एक शर्त अगर इनके ऊपर लागू होता है तो इन्हें जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, चलिए भारत के नागरिक काफी छोटे दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनका हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब लग रहा है ना भारतीय, इंडियन। ठीक है, चलिए अब 3 शर्तों को जो है क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे
पढ़ने वाले हैं। 3 शर्तों को जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए एक एक शर्त को अब हम लोग बात करेंगे। चलिए पहला शर्त है क्या कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, तो इनको जो है क्या किया जाएगा कि भारत का नागरिकता दिया जाएगा। पहला शर्त क्या है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अथवा मैंने बताया ना कि तीनों में से कोई एक शर्त पूरा कर ले, है ना। चलिए दूसरा शर्त क्या है उसे हम लोग देखते हैं। अथवा दूसरा देखते हैं कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे या अथवा तीसरा शर्त हम लोग देखते हैं। अब तीसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त यह है कि वह संविधान के प्रारंभ यानी शुरुआत, है ना, प्रारंभ होने से ठीक 5 वर्ष पहले साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अनुच्छेद 5 क्या प्रावधान दिया हुआ है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी इसमें प्रावधान दिया गया है क्या कि कोई भी व्यक्ति उसको जो है उस समय नागरिक मानना था, तो इनके लिए 3 शर्त दी गई थी। क्या कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अथवा उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, है ना। देखिएगा दोनों कंडीशन दिया गया है, जरूरी नहीं कि तीनों शर्त पूरा हो, कोई एक शर्त अगर पूरा करते हैं तो इनको उस समय भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला शर्त क्या है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा शर्त है कि अगर मान लीजिए इनका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में न हुआ हो, लेकिन अगर इनके माता पिता में से कोई एक अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो उस आधार पर भी इनको भारत की नागरिकता उस समय दे दी जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो ना करते हो, ये भी नहीं करते हैं, तो तीसरा कह रहा है कि वह संविधान के प्रारंभ होने से ठीक 5 वर्ष पहले, है ना। यानी मान लीजिए कि उनके माता पिता भी भारत में जन्म न लिए हो, उनके जो है वो खुद जन्म न लिए हों, लेकिन संविधान के शुरुआत होने से ठीक 5 वर्ष पहले तक भारत में अगर साधारण रूप से भारत के निवासी के रूप में रह रहे हैं, है ना, ऐसे रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें जो है भारत की नागरिकता आसानी से दी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है नियम जो बना हुआ है, सिर्फ याद रखना है यहाँ पे 26 जनवरी 1950 तक के लिए ही बना हुआ है, न कि आगे के लिए। ठीक है, इन आधारों पर जो है नागरिकता इनको जो है उस समय था कि दिया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अनुच्छेद 5 में बस इतना पर्याप्त है। अब चलते हैं अनुच्छेद 6 की तरफ। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। ठीक है, तो ये जो है हम आप लोगों को कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं। अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 जितना था अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।